हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्वेश्चन सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीपीआर के बारे में बात करेंगे बच्चों। सीपीआर क्या है? उसके बारे में कौन-कौन से क्वेश्चन्स बनते हैं? देखो काफ़ी बच्चों के मेरे पास लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो क्वेश्चन आंसर्स चाहिए वो टॉपिक वाइज़ चाहिए। आई बस उसमें कि टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर्स हमें बताइए कि ऐसे जैसे सीपीआर का हम टॉपिक पढ़ाएँगे आज, ठीक है? सीपीआर के टॉपिक के अंदर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बनते हैं और सीपीआर क्या है एक्चुअलिटी में, उसके बारे में आप हमें बताएँगे। तो उस चीज़ों के बारे में हमने भी सोचा, हमारी टीम ने भी सोचा कि इसके अंदर हमें बातें बतानी चाहिए कि सीपीआर के सारे क्वेश्चन्स एक जगह डाल दिए जाएँ। है ना? और सीपीआर के बारे में एक बार और अच्छे से समझा दिया जाए। जैसे कि मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, मैंने फंडामेंटल की सारी क्लासेस आपको करवा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, सीपीआर का टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है? तो आज का जो सेशन रहने वाला है, क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी। पहले मैं आपको कुछ थ्योरी के पार्टिकल्स कुछ पॉइंट्स बताता जाऊँगा, उसके साथ-साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे, थ्योरी के बारे में बात करेंगे और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन-कौन से रिपीटेड क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, 100% आपके लिए जो लेक्चर है, ये बेनिफिशियल होगा। 100% वर्थ होगा। आप जब इस क्लास को लेने के बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स पे सॉल्व करोगे या फोकस करोगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आज जो सर ने बताया बहुत इम्पोर्टेंट था। कि हमारे आज देखो कोई भी काम आप कर रहे हो, आप उसको एक साइड रख के और इस क्लास को अटेंड करें। 1 घंटे की 1 सवा घंटे की क्लास होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे इस चीज़ के अंदर, है ना? सीपीआर के अंदर हम बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, हमें रामायण नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना है। हम फालतू की चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, आपको पता है स्केलेटन नर्सिंग सिर्फ़ सटीक चीज़ें बताता है कि सटीक चीज़ें क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है? उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सीपीआर के बारे में, ठीक है? सीपीआर के बारे में अधिकतर लोगों को पता होगा कि सीपीआर क्या है? सीपीआर एक हम कह सकते हैं एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो कि एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को बचाने के लिए हम करते हैं, जिंदा करने के लिए हम करते हैं, ठीक है? सीपीआर सीपीआर की फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है, लेकिन सीएचओ जैसी एग्ज़ाम्स होती हैं और एएनएम वगैरह की एग्ज़ाम्स होती हैं। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है काफ़ी बच्चों को क्या कर देती है, कन्फ्यूज़ कर देती है। जो बेसिक नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज आपको मैं बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आगे बात समझ में? देखो कार्डियो का मतलब क्या है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है? पल्मोनरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, मतलब रेस्पिरेटरी की बात करते हैं या फिर हम लंग्स की कह सकते हैं ना? लंग्स भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? हार्ट लंग्स भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर सकते हैं, दोनों बातें सेम है। रिससिशन का मतलब होता है टू रीस्टोर कि हम कह सकते हैं रिवाइव कि उसको रिवाइव करना, उसको रिस्टोर करना, उसको रिवाइव करना किसको? हार्ट के और लंग्स के फंक्शंस को तो रिस्टोर करना, उनको बचा लेना क्या कहलाता है? सीपीआर कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीआर कहलाता है। आगे बात समझ में, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी लाइन के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड होती हैं और हम बात करें हमारे रेस्पिरेशन की बात करें, लंग्स से रिलेटेड होती हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती हैं। तो उन चीज़ों को क्या करना? रिस्टोर करना, उनको बचाना क्या कहलाता है? सीपीआर कहलाता है। आगे बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए भैया। अब इसकी बात करें कि सर ये टाइप्स की भी होती है। ये कितनी टाइप की होती हैं? ये 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको फिलहाल। सबसे पहली चीज़ की मैं बात करूँ तो एक होती है एसीएलएस, एक होती है एसीएलएस, एक होती है बीएलएस और एक होती है पीएलएस।
देखो तीनों चीजें हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी स्टेप्स में डिफरेंस आता है कि सबसे पहले मेजोरिटी भी हमें क्या रखना है, प्रायोरिटी भी हमें क्या रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड बनते हैं सीपीआर से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सबको आते हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां बच्चे फेल हो जाते हैं अधिकतर। तो उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेट किया है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताता हूँ कि एसीएलएस क्या होता है, तो एसीएलएस की फुल फॉर्म होती है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। बीएलएस की मतलब होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट। पीएलएस का मतलब होता है पीरियाट्रिक लाइफ सपोर्ट। आगे बस इसमें तीन टाइप मैंने बताया। एडवांस का मतलब क्या है, देखो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या है, मैं आपको यह डिटेल नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए लेक्चर है। क्योंकि डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, जो कि हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है। एसीएलएस का मतलब क्या है, एडवांस लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो सपोज दैट कि आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल में किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हॉस्पिटल में किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर आपको सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है। पड़ती है या नहीं पड़ती है कि सर बिल्कुल पड़ती है। जब आप किसके अंदर, जब आप क्या कर रहे हो कि हॉस्पिटल के अंदर सीपीआर दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ट्रेन्ड स्टाफ होगा। ट्रेन्ड क्या होगा, स्टाफ होगा, मतलब कि मेडिकल का कोई आदमी होगा। होगा या नहीं होगा कि सर बिल्कुल होगा। तो एक तो रिक्वायरमेंट एसीएलएस के अंदर हमें क्या है कि एक तो ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत है। नंबर दूसरी बात कि वहां पे ड्रग्स अवेलेबल होंगी, जो भी आप एड्रेनलिन दे रहे हो, सॉरी एडीआर आप दे रहे हो, या फिर आप एट्रोपिन दे रहे हो, या फिर आप क्या दे रहे हो, एमिड्रॉन दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, वो सारी ड्रग्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल होगी क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हो। तो इसी बात का मतलब ये दोनों चीजों से निकलता है कि एसीएलएस का मतलब है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कि आपको इक्विपमेंट्स के साथ, आपको ड्रग्स के साथ, आपको ट्रेन स्टाफ के साथ, मेडिकल पर्सनल के साथ आपको वो सीपीआर दे रहे हो, उस चीज को कहते हैं एसीएलएस। एसीएलएस आप तो हॉस्पिटल से याद रखो, सिंपल बात है, आपको ये याद रखना है कि हॉस्पिटल में अगर कोई बंदे को सीपीआर देना पड़ेगा तो वहां पे मेडिकल स्टाफ होगा, अच्छा खासा मतलब ट्रेन्ड स्टाफ होगा। वहां पे ड्रग्स भी अवेलेबल होंगी, है ना, वहां पे हमारा डीफैब भी होगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। एडवांस का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उसके बाद हमें मेडिकल टीम के साथ हम पेशेंट को बचा सकते हैं। आगे बात समझ में, कि जिसके पास क्या हो, एसीआरएस के अंदर क्या गाइडलाइन कहती है कि ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, हमारे पास ड्रग्स होनी चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और उनके यूज से हम जो एसीपीआर करेंगे उसका मतलब है एसीएलएस। आगे बात समझ में। अब हम बीएलएस की बात करते हैं। बीएलएस क्या मतलब, आपको समझना है कि आप एक रोड साइड जा रहे हो, रोड साइड एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट आ गया, आपने देखा एक पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, स्टेप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका बेसिक मतलब समझना पड़ेगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या है। कि एक तो क्या होगा कि नो मेडिकल स्टाफ, नो, कि वहां पे कुछ जरूरी नहीं है कि मेडिकल स्टाफ मिले आपको। ठीक है, नो मेडिकल स्टाफ, ना ही वहां पे ड्रग अवेलेबल होंगी, ठीक है, ना ही वहां पे इक्विपमेंट्स होंगे। आई बस समझ में। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि विदाउट एनी पर्सनल, की इनविजिबल सीपीआर गिवन, कि नॉन ट्रेन पर्सन के साथ आपको सीपीआर देना पड़ेगा, और विदाउट एनी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, ठीक है, एंड ड्रग्स। तो इसका मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर एक सीपीआर देना, बच्चे के अंदर सीपीआर देना क्या कहलाता है, पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट। आगे बस कि चिल्ड्रन, देखो मेन जो होते हैं वो यही दोनों होते हैं, इन दोनों के अंदर ही आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। और बाकी आपको इतना घुमा फिरा के हम चीजें नहीं बताएंगे, जो चीजें सिंपल सिंपल है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे। आगे बात समझ में। चलिए, अब दूसरी बात हम एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, और आपको कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट, ठीक है, अब देखो मैं आपको जनरली बताऊंगा, एक चीज के बारे में बताऊंगा, सपोज दैट मैं एसीएलएस के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन
खुल के आपको एसीएलएस के बारे में बताऊँगा, लेकिन आपको जो बीएलएस है और पीएलएस है, उनके बारे में आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ऐसे ही कंडीशंस कहाँ होती है, वहाँ पे देखी जाती है। आगे बात समझ में? सबसे पहले एसीएलएस क्या होता है देखो, एसीएलएस का मतलब मैंने क्या बताया कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है, ठीक है? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चंस भर-भर के आते हैं यहाँ से, इसलिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में बता दूँगा आपको। सबसे पहली चीज़, आपने कोई पेशेंट को देखा, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, आपके पास क्या हुआ? आपने एसीएस का मतलब है इन द हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल कि पेशेंट को आपके सामने आप जा रहे हो वहाँ से मेडिकल इमरजेंसी के सामने से आप निकल के जा रहे हो, वहाँ पे सपोज़ दैट पेशेंट जो है वो चक्कर खा के गिर गया। तो उसने खून देखा, उसको चक्कर आ गया और गिर गया, ठीक है? अब गिर गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहली स्टेप प्रायोरिटीज़ इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अगर स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है? सबसे पहली स्टेप आपने क्या करी? ये सपोज़ दैट कि बीच में पड़ा हुआ है तो आपने क्या देखा? प्लेस सेफ्टी, क्या करी आपने? उसको एक साइड में लिया, उसको एक साइड में कोने में लिया और उसको प्लेस शिफ्टी करी। नंबर दूसरी बात, अगर आप उसको बीच में रखोगे तो क्या होगा? अगर आपने जहाँ पे बीच में उसको अटैक आया है और वहीं पे आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है? वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो सकता है और दूसरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है? कोई इमरजेंसी कोई बंदा आ गया और उसको परेशानी हो जाती है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना होता है? प्लेस सेफ्टी करनी होती है। दूसरी बात चेक रिस्पॉन्स। आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है उसके शोल्डर पे टैप करके कौन-कौन सी इसकी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। देखो रिस्पॉन्स जो होता है वो एबीपीयू स्केल के द्वारा चेक करते हैं। एबीपीयू स्केल क्या होती है? उसके बारे में आपको बताता हूँ। चेक रिस्पॉन्स आपने रिस्पॉन्स चेक किया, अब 2 कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर 2 कंडीशंस बताई गई हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब कि इफ पेशेंट रिस्पॉन्स इफ रिस्पॉन्स और इफ नॉट रिस्पॉन्स। भाई 2 ही कंडीशन होंगी, तीसरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती, या तो रिस्पॉन्स कर देगा और या फिर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आपको रिस्पॉन्स कर दिया तो आपको क्या करना है? ओनली मॉनिटर द पेशेंट, ओनली मॉनिटर द पेशेंट कि पेशेंट को आपको सिर्फ मॉनिटर करना है। तीसरी बात, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो तीसरी स्टेप कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? चेक ब्रीदिंग। चेक ब्रीदिंग कि आपको ब्रीदिंग को चेक करना है। क्या किया आपने सबसे पहले? सबसे पहले आपने देखा कि पेशेंट मूर्छित पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो आपने प्लेस सेफ्टी किया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स को चेक किया। चेक रिस्पॉन्स जब भी करोगे 2 कंडीशंस होंगी, या तो रिस्पॉन्स चेक करेगा रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, अगर नहीं दिया तो आपको ब्रीथिंग को चेक करना पड़ेगा। और ब्रीथिंग कैसे चेक करते हैं? क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि हाउ टू चेक ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को कैसे चेक करते हैं? बाय चलो क्वेश्चंस के बारे में आपको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपने ब्रीथिंग को प्रायोरिटी दी, ठीक है? अब ब्रीथिंग के अंदर क्या होगा कि 2 कंडीशंस फिर से अराइज़ होंगी। या तो ब्रीथ कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, 2 ही कंडीशंस होंगी। या इफ ब्रीथिंग प्रेजेंट और नॉट, ठीक है? मैं थोड़ा-सा उस शॉर्ट में लिख देता हूँ कि एक तो प्रेजेंट होंगी या नहीं प्रेजेंट होंगी। अगर प्रेजेंट हैं, तो क्या करना है? मॉनिटर द विक्टिम, मॉनिटर द पेशेंट, ठीक है? पेशेंट को आपको मॉनिटर करना है। अगर सपोज़ दैट वहाँ पे ब्रीथिंग नहीं है, अगर सपोज़ दैट वहाँ पे ब्रीथिंग नहीं है, तो हमें पल्स को चेक करना है, पल्स रेट चेक करनी होती है। पल्स रेट जब भी हम चेक करते हैं पल्स रेट जब भी हम चेक करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, पल्स चेक करने से पहले कॉल फॉर हेल्प, क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प। तीसरा ऑप्शन था, ये चौथा है, ठीक है? आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने उसकी प्लेस सेफ्टी कर दी। आपने उसकी प्लेस सेफ्टी कर दी। दूसरी बात आपने क्या किया? रिस्पॉन्स को चेक किया। तीसरी बात आपने ब्रीथिंग को चेक किया। चौथी बात आपने कॉल किया। कॉल कैसे करते हैं?
कॉल कैसे करते हैं? एक्टिवेट करते हैं कोड को। एक्टिवेट अगर कौन है? अडल्ट पेशेंट है तो आपको क्या करना है? कोड ब्लू को एक्टिवेट करना है। कोड ब्लू। अगर अडल्ट पेशेंट है तो एक्टिवेट क्या करना है? कोड ब्लू को एक्टिवेट करना है। आपको चिल्लाना है माइक के अंदर या फिर किसी को कॉल के लिए बुलाना है। ऑटोमेटिक देखो हॉस्पिटल के अंदर हो आप तो कोड ब्लू एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो होता है अडल्ट के अंदर। अगर सपोज दैट कोई चिल्ड्रन है या इन्फेंट है या बच्चा है हम कह सकते हैं तो उसके लिए पिंक कोड होता है। ठीक है? कोड पिंक एक्टिवेटेड, कोड पिंक एक्टिवेटेड, कोड पिंक एक्टिवेटेड ऐसे होता है। कोड ब्लू एक्टिवेटेड ऐसे हम तो देखो हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमारे ट्रॉमा सेंटर के अंदर तो होते ही रहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि हर वार्ड के अंदर, हर एरिया के अंदर क्या लगा होता है? स्पीकर्स लगे होते हैं। तो एक बंदा बोलता है कोड ब्लू एक्टिवेटेड, कोड ब्लू एक्टिवेटेड, कोड ब्लू एक्टिवेटेड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो भी फ्लोर पे है और लोकेशन बताएगा और जो भी हमारी टीम होगी सीपीआर वाली, जो भी हमारी कोड ब्लू वाली टीम होगी, उसको इन्फॉर्मेशन होगी और वो तुरंत भाग के वहां पे पहुंचेगी। आगे बात समझ में? तो चौथी हमने क्या किया? एक्टिवेट किया कोड को। जैसे ही आप कोड एक्टिवेट करते हो तो नंबर 5वां आपको क्या काम करना है? क्या काम करना है? देखो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कोड जो ब्लू होता है वो अडल्ट के लिए होता है और चाइल्ड के लिए कौन सा कोड होता है? पिंक कलर का कोड होता है। ठीक है? अब 5वें ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है? 5वें ऑप्शन के अंदर आपको चेक पल्स ही पल्स को चेक करना है। अगर आपको पल्स को चेक करना है और दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो पल्स प्रेजेंट होंगी या नहीं होंगी। भाई दो ही कंडीशन होगी, क्या तो क्या होगी? पल्स पल्स प्रेजेंट है और एक पल्स क्या है? एब्सेंट है। आई बात समझ में? कि एक तो पल्स क्या है? प्रेजेंट है। अगर पल्स प्रेजेंट है, सपोज दैट अगर पल्स प्रेजेंट है तो आपको क्या गड़बड़ी दिखी? पल्स तो पेशेंट की आ रही है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है मतलब कि ब्रीदिंग नहीं कर रहा है पेशेंट, तो मतलब कि आपको एयर बे को क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ओपन एयर बे, मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ है इसीलिए वो मूर्छित हो गया है, उसकी इसीलिए वो क्या हो गया? अनकॉन्शियस हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? एयर वे को ओपन करना पड़ेगा, मतलब ओपन एयर वे एंड गिव ब्रीथ। और ब्रीथ कितनी देते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एग्जाम के अंदर कितना पूछा गया है कि भैया कितनी ब्रीथ होती है? कि 10 से 12। अगर मैं आपकी ब्रीथ की बात करूं तो अडल्ट के अंदर की बात करी जाती है। और अगर मैं 12 से 20 की बात करता हूं, अगर मैं 12 से 20 की बात करता हूं तो चिल्ड्रन के अंदर की बात करी जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि 12 से 20 ब्रेथ मिनट की बात करता हूं तो कहाँ बातें करी जाती हैं? चिल्ड्रन के अंदर करी जाती हैं। और अगर मैं 10 से 12 ब्रीथ की बात करता हूं तो कहाँ दी जाती है? अडल्ट के अंदर। कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है? रीचेक इन एवरी 2 मिनट्स। रीचेक एवरी 2 मिनट्स, कि आपको 2 मिनट के अंदर क्या करनी है? पल्स को चेक करना है एवरी 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है? ये तो कंडीशन हो गई कि पल्स प्रेजेंट है। अगर सपोज दैट पल्स प्रेजेंट नहीं है, आपको अगर आपको पल्स भी प्रेजेंट नहीं देखने को मिली, ना ही आपको ब्रीदिंग देखने को मिली और ना ही आप ब्रीदिंग आपको नहीं देखने को मिली, आपको ना ही क्या देखने को मिला? पल्स नहीं देखने को मिली, तो आपको क्या करना है? स्टार्ट सीपीआर। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं मिलती है, ना ही आपको रेस्पिरेशन मिला और ना ही आपको क्या मिला? पल्स मिला, तो आपको क्या करना है? सीपीआर को स्टार्ट करना है और सीपीआर देने के बाद आपको क्या करना है? डीफैब का यूज करना है। आपको क्या करना है? डिफिब्रिलेटर का यूज करना है। और जब भी हम सीपीआर देते हैं तो कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं? कौन सा फॉर्मूला? एबीसी अपनाते हैं या फिर कैब अपनाते हैं? फटाफट से बताएंगे। देखो सबसे ओल्ड ओल्ड वाला तो है हमारा एबीसी। ठीक है? और कैब जो है वो लेटेस्ट है, तो हम कैब को ही अपनाएंगे। ठीक है? कैब। सीएबी का मतलब क्या है? सीएबी का मतलब है कंप्रेशन। ठीक है? एयरवे और ब्रीथिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको?
क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मैंने आपको बहुत ईज़ी वे में बताया है, अगर ईज़ी वे में समझ में नहीं आया तो देखो वापस समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? मोटा-मोटी ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको साइड में लेना है, उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करना है। 2 ही कंडीशंस होंगी, रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, कर रहा है तो मॉनिटर करना है, नहीं कर रहा है तो ब्रीथिंग को चेक करना है। तीसरी स्टेप हमारी ब्रीथिंग चेक की थी, ब्रीथिंग चेक करने के बाद 2 ही कंडीशंस होगी, या ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो कंडीशन खराब है, अब कर रहा है तो मॉनिटर करना है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको कॉल के लिए चिल्लाना है कि हेल्प, 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 ठीक है? अगर हेल्प के लिए चिल्लाना है और क्या होगा हेल्प के लिए टीम क्या करेगी आपको कोड्स को एक्टिवेट कर देगी। ब्लू कोड इस फॉर अडल्ट के लिए अडल्ट कार्डिक अरेस्ट आया है और चाइल्ड के लिए पिंक कोड एक्टिवेटेड होगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया पल्स को चेक किया। पल्स के अंदर 2 ही कंडीशंस होगी या तो होगी या नहीं होगी। अगर है अगर पल्स प्रेजेंट है तो मतलब ब्रीथिंग की ही प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रीथिंग नहीं है। पल्स तो प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग नहीं है। तो ब्रीथिंग नहीं है तो इसका मतलब या तो गला चौक हो चुका है उसका या फॉरेन बॉडी को एक्सप्लोइट कर लिया है उसने इसीलिए उसको सांस नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है एयरवे को ओपन करके देखना है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है तो आपको ब्रीथ देना है। माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हो, एम्बुवैक्स से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि माउथ टू माउथ आपको देना है। डेली आपने 18 अगर 10 से 12 मिनट पर मिनट देते हैं अडल्ट के अंदर 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट देते हैं। इसका ध्यान रखना इस चीज़ का 1 मिनट के अंदर आपको 12 ब्रीथ देनी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में और अगर मैं बच्चों के अंदर की बात करता हूँ तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट देनी पड़ेगी और पल्स को चेक करना है एवरी 2 मिनट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर पल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो सीपीआर स्टार्ट करना है, डीफैब स्टार्ट करना है और जो पल्स हम यूज करते हैं, जो हम सीपीआर यूज देते हैं वो कैप फार्मूला के द्वारा देते हैं। कैप इज फॉर कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग का पैटर्न होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है? देखो अब मैंने आपको बता दिया है कि एसीएलएस की गाइडलाइन क्या क्या कहती है। अब मैं आपको बीएलएस के बारे में बता देता हूँ, स्टेप्स ऑफ बीएलएस, ठीक है? मैं सिर्फ स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, स्टेप्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। सबसे पहले आपने करना है प्लेस सेफ्टी। दूसरी बात आपको चेक रेस्पॉन्स करना है। आप कॉमन सेंस लगाओ ना कि आप सपोज दैट आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे बीच रोड पे कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है किसी पेशेंट को, तो क्या करोगे? आप बीच रोड पे उसको सीपीआर देने लग जाओगे? नहीं, सबसे पहले अपनी जान को बचाना है। अगर आपने बीच रोड पे दिया तो आपको कोई उड़ा के चला जाएगा। ठीक है? तो अपनी जान को बचाना है, उसको साइड में लेना है रोड से, रोड के किनारे लेना है, उसके बाद क्या करना है रिस्पॉन्स चेक करना है, रिस्पॉन्स होगा या नहीं होगा, 2 ही कंडीशंस होगी, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता रखी है ऊपर ही, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद आपको ब्रीथिंग को चेक करना है। आप क्या कर रहे थे? सबसे पहली चीज़ आपको क्या कर रहे थे? आप वहाँ पे क्या कर रहे थे एसीआरएस के अंदर ब्रीथिंग चेक कर रहे थे, लेकिन आप मेडिकल पर्सन नहीं हो। आप रोड पे हो, आपको तो क्या पता ब्रीथिंग कैसे चेक करते हैं, तो आपको चिल्लाना है। तो कॉल फॉर एम्बुलेंस आप क्या करोगे क्योंकि वहां पे कोई अगर आप ब्लू कोड एक्टिवेट करोगे तो कोई नहीं आएगा वहां पे एम्बुलेंस को फोन करना है, ठीक है? नंबर चौथी बात उसके बाद आपको क्या करना है चेक ब्रीदिंग सब तो आपको ब्रीदिंग को चेक करना है पहले आपने क्या किया है वहां पे ब्रीदिंग को चेक किया है फिर आपने क्या किया है कोड को एक्टिवेट किया है लेकिन यहाँ पे पहले आपको क्या करना है एम्बुलेंस को कॉल करना है उसके बाद आपको ब्रीदिंग एंड पल्स को चेक करना है दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हो ब्रीदिंग कर रहा है नहीं तुरंत उसके बाद आपको पल्स देखनी है ठीक है ठीक है और तीसरी बात साइमल्टेनियसली लिखते थे इसको ठीक है नंबर 5 उसके बाद आपने ब्रीदिंग चेक कर ली उसके बाद अगर सपोज दैट की ब्रीदिंग भी नहीं है पल्स भी नहीं तो स्टार्ट सीपीआर 7 की बात करें उसके बाद डीफैब समझ में आ गई बात क्योंकि जब तक सीपीआर स्टार्ट करोगे तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी आपको डीफैब मिल जाएगा ठीक है क्या मेरी बात समझ में आई क्या ये मेरी बात समझ में आई यही पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटी में फर्क है अब एक क्वेश्चन बताओ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हो आपको एक पेशेंट मिलता है अनकॉन्शियस पेशेंट ठीक है आपने उसका प्लेस सेफ्टी कर दी रिस्पॉन्स चेक कर लिया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं है अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपको रिस्पॉन्स चेक कर लिया आपने रिस्पॉन्स नहीं है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी आप एम्बुलेंस को फोन करोगे
कोड ब्लू को एक्टिवेट करोगे या फिर आपको ब्रीदिंग चेक करोगे, सीपीआर दोगे, बताओ। अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है ना बच्चों, तो अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है और सड़क किनारे मिला है, तो आप मेडिकल पर्सनल तो नहीं हो जो ब्रीदिंग चेक करते हो, ठीक है। सीपीआर इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। और कोड ब्लू, हम हॉस्पिटल में तो है नहीं कि कोड ब्लू को एक्टिवेट करेंगे, हम तो कहाँ हैं, बाहर हैं, तो कॉल फॉर एम्बुलेंस करेंगे, नहीं करेंगे, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं वहां पे, तो आपको उनको भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स ऑफ पीएलएस। स्टेप्स ऑफ पीएलएस, तो पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट की स्टेप्स की बात करें, सबसे पहली होती है प्लेस सेफ्टी, उसके बाद रिस्पॉन्स चेक, चेक रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा नंबर तीसरा होता है चेक ब्रीदिंग एंड, आप क्या किया है बच्चों के अंदर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो रिस्पॉन्स चेक करते ही आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एंड पल्स को चेक करना है। नंबर चौथी बात करते हैं कि स्टार्ट सीपीआर, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। हेल्प के लिए कॉल करना है, चाहे एम्बुलेंस हो, अगर बाहर मिलता है तो एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, अगर हॉस्पिटल के अंदर मिलता है तो कोड को एक्टिवेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये स्टेप्स को भूलना नहीं है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आरबी नॉट सेट के अंदर तो यहीं से पूछेगा जाना। चलिए, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। हम यहाँ तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? चले, चलिए अब मैं आपसे कुछ सवालें करता हूँ, सवाल जवाब कर लेते हैं हम भैया, सवाल जवाब का भी टाइम है। चलिए, अब हम सवाल जवाब का टाइम करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि द नर्स इज एडमिटिंग ए ट्रॉमा पेशेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पेशेंट क्या है, रिसीव हुआ है। उस कंडीशन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कि एक पेशेंट जो कि ट्रॉमा का है, ट्रॉमा पेशेंट है, ट्रॉमा का मतलब जो कि उसको एक्सीडेंटल केस है, अगर आप कह सकते हैं कि इंजरी हुई है, तो इमरजेंसी केसेस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन, मतलब ऐसी प्रायोरिटी जिससे पेशेंट की जान बचा सके। ऐसी कौन, देखो प्रायोरिटी हमेशा का मतलब क्या है कि पेशेंट बचेगा, पेशेंट को मरने से बचाना है, प्रायोरिटी यही होती है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है प्रायोरिटी, तो आपको आंख बंद करके प्रायोरिटी पे जाना है, और प्रायोरिटी क्या होती है आप बताओ। क्या सर्कुलेशन की बात कर रहा है, क्या ब्रीदिंग की बात कर रहा है, या मेंटेनिंग ओपन एयर वे की बात कर रहा है, डिसेबिलिटी की बात कर रहा है? फटाफट से आंसर कर देंगे, बहुत इजी आंसर है। क्या आंसर रहने वाला है? देखो, प्रायोरिटी का मतलब यही होता है बच्चों की, प्रायोरिटी किसकी किसको दी जाती है, प्रायोरिटी का क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं, जब पेशेंट क्या करता है, मरने वाला होता है, उसको मरने से बचाना है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या आंसर आपका जाने वाला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली चीज, हमारे पास ट्रॉमा पेशेंट है, उसको आरटीआई का केस है। सपोज दैट आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अंदर काम कर रहे हो, और ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी इमरजेंसी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप इमरजेंसी के अंदर काम करते हो, आपके पास आरटीआई का कोई केस आया, रोड ट्रैफिक इंजरी का कोई पेशेंट आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया, तो उसको मरने से बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, क्या आप उसका सर्कुलेशन चेक करोगे कि भाई बीपी सही कर रहा है या नहीं, इसको पूरी पेरिफेरीज में ब्लड बह रहा है या नहीं बह रहा है, ब्रीदिंग को चेक करोगे, ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं, या मेंटेनिंग द ओपन एयरवे, कि एयरवे को ओपन करना है या एयरवे को ओपन बनाए रखना है, या डिसेबिलिटी कि हाथ पैर जो नहीं टूटे हैं। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो एक दफा नहीं मरेगा आदमी, ठीक है। ब्रीदिंग की बात करूं, अगर ब्रीदिंग प्रेजेंट है, लोकुलेशन फील्ड से आपने देख लिया, लेकिन उसका अगर डिसेबिलिटी है, अगर हाथ पैर टूट भी जाए तो कोई गम नहीं है। अगर उसका एयरवे ही पेटेंट नहीं है, समझे मेरी बात समझे, अगर उसका एयरवे ही पेटेंट नहीं है, मतलब कोई एयरवे के अंदर ब्लॉकेज है, एयरवे इन द सेंस, सपोज दैट ट्रैकिया के अंदर विंड पाइप बोलते हैं ना, श्वास नली, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप।
क्या होती है विंड पाइप? विंड पाइप बोलते हैं 25 सेंटीमीटर की होती है। कैसी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है क्या? हमारी विंड पाइप। आगे बात समझ में? 16 इसके अंदर छल्ले पाए जाते हैं। 16 सी शेप रिंग पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सी शेप रिंग पाई जाती हैं। चलो हम दूसरे टॉपिक में घुस गए हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ट्रेकिया की बात कर रहे हैं। ट्रेकिया के अंदर कोई चीज फंस गई है तो आप उसको ब्रीदिंग कैसे करेगा? सपोज दैट अगर चौक हो गया उसका गला, ठीक है, इंजरी के कारण, ठीक है, कोई चीज ऐसी फंस गई है उसके मुंह में जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है बंदा, एयरवे ही पेटेंट नहीं है तो आप क्या काम करोगे? अगर एयरवे, अगर आपको सपोज दैट कि आप अच्छे खासे आदमी हो, अगर आपको ही सांस नहीं मिले, अगर आपको ही थोड़ी देर तक सांस नहीं मिले तो आप भी मर सकते हो। मर सकते हैं ना, अच्छा खासा आदमी मर सकता है। तो ये तो पेशेंट है, तो ये तो पेशेंट है। सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों, आंख बंद करके हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एयरवे दिखता है तो आंख बंद करके एयरवे का आंसर लिख देना। ध्यान रखना इस चीज का। कोई भी प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन आए, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी अगर कहाँ भी आती है, प्रायोरिटी का मतलब है कि पेशेंट को मरने से बचाना है सिर्फ। तो मरने से सिर्फ एयरवे से बच सकता है। अगर उसकी सांस, अगर एयरवे वाला ऑप्शन दे रखा है तो आपको यही टिक करना है। आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ यही टिक करना है। आगे बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। चलो ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। आप ब्रीदिंग को कैसे चेक करते हो? हाउ टू चेक ब्रीदिंग? ये क्वेश्चन पूछा गया है जाना कि ब्रीदिंग को चेक कैसे करते हैं। तो ब्रीदिंग को चेक करते हैं बाय लुक, लिसन, फील। कैसे करते हैं? बाय लुक, लिसन एंड फील। ये क्वेश्चन पूछा गया है रखना। लुक लिसन फील का मतलब क्या है? लुक का मतलब आपको देखना है कि चेस्ट मूव कर रहा है या एब्डोमेन मूव कर रहा है। आपको क्या करना है? लिसन करना है। आपको कोई ऐसे साउंड्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। फील करना है कि वो बंदा सांस ले रहा है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू चेक द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लेवल। तो कैसे कर करते हैं? लुक लिसन फील के द्वारा चेक करते हैं। आगे बात समझ। चलिए अब कंप्रेशन की बात करी आपने, सर्कुलेशन की बात करी। सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में होना चाहिए। मैं ब्रीदिंग का बात कर ली, डिसेबिलिटी की बात करी। चलिए दूसरी बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएलएस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएलएस इंक्लूड, कि बीएलएस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। आपसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना पूछा गया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। क्या कैब अपनाना है, एबीसी अपनाना है, बीएससी अपनाना है या फिर बीसीए अपनाना है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है। कैब वाला ही फॉर्मूला अपनाना होता है। कैब का मतलब आपको पता है कि कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, एयरवे होता है और ब्रीदिंग होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट? मैंने आपको क्या बताया? अभी अभी मैंने आपको जो बताया है कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, बीआरएस के अंदर बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है और बिना पर्सनल के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, पहले कंप्रेशन देना है, उसके बाद एयरवे को देखना है, उसके बाद पेशेंट की ब्रीदिंग को देखना है। आगे बात समझ में? तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे कैसे चीजों को देखना होता है। ठीक है। आगे बात समझ में? ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे लाल लालियों? तो बाय द कैप फॉर्मूला आपको बीएलएस के अंदर इंक्लूड करना है। चाहे देखो कैप फॉर्मूला सबके लिए होता है, चाहे बीएलएस हो, चाहे एसीएलएस हो या फिर पीएलएस हो। ठीक है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप रट्टा मार लेना। कैसे भी करके अपनी ट्रिक बनाओ, इनको याद करो। ठीक है। व्हेन यू केम अक्रॉस ए पर्सन लाइंग अनरेस्पॉन्सिव ऑन द रोड। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर बताया कि आप व्हेन यू केम, आप आते हो अक्रॉस द पर्सन, आप उस पर्सन को क्रॉस करते हो, लाइंग अनरेस्पॉन्सिव। अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है मतलब कि आप क्या कर चुके हो, ऑन द रोड, रोड साइड पे है, तो मतलब बीएलएस की बात कर रहा है, रोड साइड पे है और बीएलएस की बात कर रहा है। ठीक है। यूर फर्स्ट एक्शन शुड बी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपने अगर मेरी स्टेप्स को फॉलो किया है तो।
अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, अनरेस्पॉन्सिव का मतलब आपने कौन-कौन सी प्रोसीजर कर लिए हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्लेस सेफ्टी करनी है, उसके बाद चेक रिस्पॉन्स करना है, चेक रिस्पॉन्स करना है मतलब आपने प्लेस सेफ्टी आप कर चुके हो। प्लेस सेफ्टी आप कर चुके हो, आपने रिस्पॉन्स चेक कर लिया, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो रिस्पॉन्स होता है या नहीं होता है। तो पेशेंट कैसा है? नहीं रिस्पॉन्स है, उसको रिस्पॉन्स नहीं है मतलब अनरेस्पॉन्सिव है। तो दूसरा एक्शन आप क्या करोगे? बताएँगे फटाफट से, दूसरा एक्शन आप क्या करोगे? क्या आप दूसरा एक्शन करना चाहोगे? आपने रिस्पॉन्स चेक कर लिया, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद नहीं आ रहा है उसको रिस्पॉन्स, तो बताओ अब क्या करोगे आप? देखो मैंने आपको स्टेप्स के बारे में पहले ही कहा था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। देखो स्टेप्स के बारे में दोबारा देख लो। बीएलएस की बात कर रहे थे ना हम, बीएलएस के अंदर देखो स्टेप्स के अंदर देखो, आपने क्या किया? रिस्पॉन्स चेक कर लिया है, मतलब कि आपने प्लेस सेफ्टी कर ली है। प्लेस सेफ्टी करने के बाद रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो, रिस्पॉन्स में आपको क्या नहीं मिला है? रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? कॉल फॉर एम्बुलेंस। तो इसमें ढूँढो कि कॉल फॉर एम्बुलेंस कहाँ है? यही तो ढूँढना है, यही तो चीज़ें हैं, आपको यही चीज़ समझानी थी कि आपने क्या गलती करी है, उसको गलती को दोहराना नहीं है बच्चों, ठीक है? आप देखो, लीव द पर्सन ऑन द वेकअप एंड द हिमसेल्फ कि आप छोड़ दो उसको, चले जाओगे कि उठ जाएगा अपने आप। एंड मेक द पर्सन इन सिट कि आप उसको बिठाने की कोशिश करोगे। एंड कॉल फॉर द एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर। देखो, कॉल फॉर द एम्बुलेंस कि एम्बुलेंस के अंदर आपको कॉल करना है, कॉल करना है। आगे ना ऑप्शन में कि मेक द पर्सन लाई ऑन द बट साइड की वन साइड आपको लिटाना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और बताएँगे मुझे, इसके साथ-साथ एक क्वेश्चन बताते हैं कि अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि सबसे पहली चीज़ हम क्या रूल आउट करते हैं पेशेंट के अंदर? ट्रॉमा जो पेशेंट्स होते हैं, ट्रॉमा जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें क्या रूल आउट करनी पड़ती है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या रूल आउट करते हो, तो आपको आँख बंद करके आंसर को बताना है। आप क्या करते हो बच्चों? उनके अंदर स्पाइनल इंजरी को रूल आउट करते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी स्पाइनल इंजरी और रूल आउट, मतलब कि आपको स्पाइनल इंजरी को सबसे पहले देखना है। अगर उसको स्पाइनल इंजरी है तो डू नॉट मूव, उसको बिल्कुल हिलाना-डुलाना नहीं है, नहीं तो उसका जीवन खराब हो सकता है, पैरालाइज़ हो सकता है पेशेंट, ठीक है? और जब भी पैरालाइज़ होता है तो कौन-सी, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से वर्टिब्रास होते हैं जो टूटने पे आपको पैरालाइसिस देखने को मिलता है, देखो C5 अगर C6 सॉरी C4 और C5, C4 और C5 इज़ अ डेंजरस, कैसे होते हैं? डेंजरस, ठीक है? तो अगर C5 और C7 का सॉरी C4 और C5 का अगर फ्रैक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, इसका मतलब पेशेंट की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, वो क्वाड्रिप्लेजिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्वाड्रिप्लेजिया उसको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको तब मिलेंगे जब आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस कहीं किसी बुक में अंदर नहीं दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ बताएँगे कि आपको कौन-कौन सी पल्स को चेक करना चाहिए? आप सपोज़ दैट एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपको पल्स को चेक करना है, तो आप पल्स को कैसे-कैसे चेक करोगे? सपोज़ दैट आपको पल्स करना है सीपीआर वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है? पल्स चेक, तो पल्स को कैसे चेक करते हैं? पल्स को चेक कैसे करते हैं? कौन-कौन सी पल्स को प्रायोरिटी देते हैं? सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, अगर अगर मैं 12 इयर्स के लंबे बालकों से ऊपर बात करता हूँ कि 12 इयर्स का कोई लंबा अडल्ट बंदा है, मतलब कि जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है, उनमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कैरोटिड। कौन-सी पल्स? कैरोटिड पल्स, ठीक है बच्चों। नंबर दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि आपको अगर चिल्ड्रन की बात करी गई है, चिल्ड्रंस की बात करी गई है मतलब कि 12 साल से कम के बच्चे जो हैं, या फिर हम चिल्ड्रन की बात करें,
चाइल्ड्स की बात करें तो आपको फीमोरल पल्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं आपसे थर्ड की बात करूं, मतलब इन्फेंट की बात करता हूं, तो इन्फेंट के अंदर आपको ब्रेकियल पल्स फील होती है। और न्यूबॉर्न के अंदर बात करूं, तो न्यूबॉर्न के अंदर एपाइकल पल्स की बात कर सकते हैं। एपाइकल पल्स की बात करते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर एपाइकल पल्स को ही प्रायोरिटी देनी होती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंख बंद करके कैरोटिड पे आंसर करना है हमेशा। अगर कोई भी कंडीशन वहां पे नहीं दी गई है कि 12 साल का बच्चा है, 13 का बच्चा है। क्या मेरी बात समझ में पूरो? अरे भैया, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, सर आपने बता दिया कि कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स कहाँ होती है? हमारी कैरोटिड वेन, जो कैरोटिड जो पल्स होती है वो कहाँ होती है? हमारी नेक के अंदर होती है, हमारी गर्दन के पास होती है जो कैरोटिड पल्स होती है, ठीक है। और कैरोटिड जो पल्स होती है वो कितने समय तक चेक करनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि आपको कैरोटिड जो पल्स है वो कितनी बार चेक करनी होती है, कितने टाइम में चेक करनी होती है, कितनी मैक्सिमम उसकी क्या टाइम पीरियड है। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? हम कह सकते हैं कैरोटिड पल्स को चेक करने का। देखो, किसी भी पल्स की चेक करने की बात करें तो किसी भी पल्स का चेक करने का टाइम होता है 10 से 5 सेकंड, मतलब 5 से 10 सेकंड। काफी बच्चों ने ए टिक किया है, लेकिन ये गलत आंसर है क्योंकि मिनट्स में दिया गया है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि 5 से 10 सेकंड तक आपको क्या करनी है? 5 इज अ मिनिमम और 10 इज द मैक्सिमम। तो 10 और 5 के बीच में आप क्या कर सकते हो? और कैरोटिड पल्स को चेक कर सकते हो किसी भी बेझिझक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? भैया, हमने जो बातें बताई हैं आपको वो समझ में आई या नहीं आई? अब चलिए, एक चीज और बता दो मेरे को कि आप जब रिस्पॉन्स चेक करते हो, चेक रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स चेक कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि एबीपीयू स्केल के द्वारा चेक करते हैं। कैसे करते हैं? एबीपीयू स्केल। कौन सी स्केल होती है? एबीपीयू स्केल। एबीपीयू स्केल का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज होती है अलर्टनेस। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे अलर्टनेस की बात। तो रिस्पॉन्स चेक कैसे करते हो कि आपको अलर्ट देखना है पेशेंट का कि पेशेंट अलर्ट है या नहीं है। कैसे करते हैं? बाय टैपिंग ऑन शोल्डर। कैसे करते हैं? बाय टैपिंग ऑन शोल्डर। कैसे करोगे? अरे भाई, ठीक हो या नहीं? ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, ए बी। बी मतलब आपको क्या करना है? वॉइस बोलना है, वॉइस आपको आवाज देनी है पेशेंट को। कैसे करना है? किससे? मिस्टर आर यू ओके, कि आपको क्या करना है? वॉइस देनी है, मतलब आवाज देनी है कि मिस्टर आर यू ओके, आर यू ओके और नॉट, कि आप ठीक हो या नहीं हो, ठीक है। नंबर तीसरी बात, आपको क्या करना है? पी फोर पेन स्टिमुलाई देना है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है? पेन स्टिमुलाई देना है, पिंच करना है, ठीक है। नंबर चौथी बात, अगर कोई भी रिस्पॉन्स दे नहीं दे रहा है तो वो कैसा है? अनरिस्पॉन्स। और जब भी कोई अनरिस्पॉन्स होता है तो एसीएलएस के अंदर हम क्या करते हैं? एसीएलएस के अंदर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि भैया हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग को चेक करते हैं सबसे पहले। आगे बात समझ में? एसीएलएस के अंदर। चलिए, अब मुझे आपने बताया कि हमारा जो कैरोटिड पल्स है वो हम कितनी मिनट तक यूज करते हैं, कितने सेकेंड तक यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि आपको बताया कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कि विच कॉर्ड इज एक्टिवेटेड फॉर द कार्डिक अरेस्ट इन्फेंट। कि इन्फेंट के अंदर कार्डिक अरेस्ट आता है तो आपको क्या करना है? ब्लू कोड करना है, पर्पल कोड करना है, पिंक कोड करना है, ब्लैक कोड करना है, ठीक है। सबसे पहला आपको बताना है कि इन्फेंट का मामला है तो आपको पिंक कोड एक्टिवेट करना है। ब्लू इज द
मेल कार्डिक अरेस्ट या फिर हम कह सकते हैं अडल्ट कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। बॉम्ब थ्रेड अगर होता है कि अगर कोई बॉम्ब थ्रेड होता है कि बॉम्ब रखने का खतरा है, तो आपको क्या करना है? ब्लैक को यूज करना है। कि अगर बॉम्ब की कोई समस्या है या फिर हम कह सकते हैं कि आपको किसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब रखा गया है, टेररिस्ट घुस चुके हैं, ठीक है? तो आपको ब्लैक कोड एक्टिवेट करना होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं कि क्या और क्या-क्या कहता है। Which pulse is palpated for the effectiveness of the CPR? CPR की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सी पल्स को चेक करना पड़ेगा? मुझे आप आंसर देंगे। क्या रेडियल पल्स की बात कर रहा है, टेम्पोरल पल्स की बात कर रहा है, फीमोरल पल्स की बात कर रहा है या कैरोटिड पल्स की बात कर रहा है? देखो सबसे पहली चीज मैं आपको अगर इफेक्टिवनेस की बात बताऊं कि इफेक्टिवनेस सीपीआर की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना है? कैरोटिड पे ही जाना है क्योंकि कैरोटिड इज अ मेन क्या होती है? मेन हम कह सकते हैं कि पल्स होती है। कैरोटिड पल्स कैसी होती है? मेन पल्स होती है। और चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि आप जब सीपीआर देते हो तो कौन से एरिया पे देते हो? सीपीआर जब आप देते हो तो कौन से एरिया को यूज करते हो? सपोज दैट कि आप कंप्रेशन दे रहे हो किसी पेशेंट को, कंप्रेशन साइट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि कंप्रेशन साइट क्या है? तो आपको बताना है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्न। ये गांठ बांध देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आरआरबी के अंदर। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्रेशन की साइट क्या होती है? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। 19 सीपीआर के अंदर अगर आपको देना है तो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम का यूज करना है अडल्ट पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर आपसे इन्फेंट की पूछी जाए कि इन्फेंट के अंदर आपको कंप्रेशन की साइट क्या होती है, तो आपको बताना है बिटवीन द निप्पल, ठीक है। क्या करना है कि बिटवीन द निप्पल्स के अंदर आपको क्या करना है? सीपीआर को परफॉर्म करना है। क्या बताया मैंने कि बिटवीन द निप्पल्स और 2 इंच बिलो, 2 इंच बिलो। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? अरे भाई मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको कंप्रेशन की साइड देखनी है तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम को आपको यूज करना है। और इसकी जो डेप्थ रहने वाली है, कंप्रेशन की डेप्थ, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है आपसे कि डेप्थ जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? तो 1/3 डेप्थ रहने वाली है, 1/3 ऑफ चेस्ट, कि 1/3 का हिस्सा आपका क्या रहना चाहिए? चेस्ट का दबना चाहिए, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर लगे हो, ठीक है। और जब भी सीपीआर देते हैं तो आपके जो एल्बोज जो होती हैं वो आपकी लॉक होनी चाहिए, ठीक है। अरे भाई मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चले अगले क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत बढ़िया, चले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एईडी स्टैंड फॉर, एडी का मतलब क्या है? एईडी इज द स्टैंड फॉर, देखो एईडी एक टाइप होता है डिफिब्रिलेटर का, टाइप होता है डीफैब का, मतलब कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि डीफैब का एक टाइप होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो आपको बतानी है कि क्या फुल फॉर्म रहने वाली है। क्या एरिथमिया एलिमिनेटिंग डिवाइस होती है, क्या ऑथोराइज्ड इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर होता है, या एडवांस इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर होता है, या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है? देखो एडी की एग्जाम के अंदर पूछी गई है, मैंने भी एक एग्जाम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं। मैंने जब दिया था उसके अंदर भी आई थी, तो एडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ऑटोमेटेड का मतलब ऑटोमेटिक काम करेगा, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होगा, और डिफिलेट का मतलब डिफिलेट करेगा। वेयर शुड यू प्लेस द एईडी पैड्स ऑन द अडल्ट विक्टिम, कि आपका जो एडी आप जो क्या दे रहे हो,
आप जो डीफैब का यूज करते हो उसके अंदर साइट के बारे में पूछा गया है कि साइट कौन सी यूज करनी है। साइट क्या होती है, साइट के बारे में पूछा गया है कि आपको कहाँ रखना है। वन अपर, वन अंडर द लेफ्ट आर्म पिट, मतलब कि एक तो लेफ्ट आर्म पिट के अंदर रखना है, ठीक है। और वन हाई ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, वन हाई ऑफ द राइट साइड ऑफ चेस्ट, मतलब एक यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है, ऐसे कह रहा है ये। दूसरा कह रहा है कि वन अंडर द राइट आर्म, देखो राइट आर्म के अंदर कभी भी नहीं रखते हैं, हमेशा लेफ्ट आर्म के अंदर रखते हैं क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में, राइट का कोई रोल नहीं। अंडर द ईच आर्म पिट, भैया ये भी गलत है। एंड वन इन द सेंटर, की सेंटर में रखना है। एंड बैक वन ऑफ द सेंटर ऑफ चेस्ट, गलत बात। तो हमेशा क्या रखना है हमें, एक तो अंडर लेफ्ट अंडर आर्म पिट पे रखना है और एक कहाँ रखना है, शोल्डर के पास, मतलब राइट शोल्डर के नीचे रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आंसर करेंगे कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताएंगे। देखो, अगर मैं आपसे इसके अंदर बात करता हूं कि जब भी आप डीफैब का यूज करते हो तो डीफैब दो तरह के होते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि टाइप्स क्या होते हैं, डीफैब दो होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है बाईफेजिक, एक होता है मोनोफेजिक, और एक होता है बाईफेजिक। ठीक है, जो मोनोफेजिक होता है उसके अंदर हम 360 किलो जूल का यूज करते हैं। देखो, जो हम एनर्जी की बात करते हैं वो जूल के अंदर नापी जाती है। तो आपको 360 किलो जूल का यूज करते हैं, बल्कि इसको क्या करते हैं हम, बहुत लेस कॉमन यूज होता है। बाईफेजिक सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन यूज्ड बाईफेजिक होता है। और बाईफेजिक के अंदर जो हम यूज करते हैं वो एक तो अडल्ट के लिए अलग यूज होता है और चिल्ड्रंस के लिए अलग होता है। तो अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 120 किलो जूल से लेके 200 किलो जूल तक का प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, करंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अडल्ट की बात ना करके चिल्ड्रंस की बात करता हूं तो चिल्ड्रंस के अंदर हम क्या करते हैं, 2 kg किलो जूल पर बॉडी वेट, ठीक है, पर केजी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे 4 किलो का बच्चा है, 4 किलो का बच्चा है तो आपको 8 किलो जूल तक ही लेना है। आई बात समझ में नहीं आई? भाई मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अगर मैं आपसे मोटा मोटी बात करूं तो दुगना लेते हैं, चाहे अडल्ट बात करें चाहे हम बच्चे की बात करें। अब 120 से 200 बताई गई है। अब एवरेजन आदमी का जो वजन होता है वो 70 kg होता है, तो 120 से 200 के बीच में आप कितने भी ले सकते हो। आगे बात समझ में, अगर आप 70 का दुगना करोगे तो कितनी आएगी, कितना आएगा, 140, तो 140 भी यूज कर सकते हो। आगे बात चलिए। हाँ, जब भी आप डीफेब यूज करते हो, जब भी आप क्या करते हो, डीफेब का यूज करते हो, तो आपको क्या करना है, देखो स्टेप्स की बात कर लेता हूँ, इससे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप्स ऑफ यूजिंग डीफैब। डीफैब को यूज करते समय जो आपको स्टेप्स याद रखने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली जो स्टेप होती है वो पावर की होती है, कि पावर को ऑन करना है। सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है। दूसरी बात, आपको अटैच करना है पैड को। नंबर तीसरी बात, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है रिदम को। ठीक है, एनालिसिस कर लिया आपने, क्या कर लिया, फिर उसके बाद करना है क्लियर विक्टिम। या फिर हम कह सकते हैं क्लियर विक्टिम की जगह हम कह सकते हैं कि आपको ऑल क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फायर हजार्ड, मतलब करंट लगने का डर होता है। क्या लगता है, करंट लगने का डर होता है। और नंबर चौथी पांचवी बात, आपको क्या करना है, स्टार्ट सीपीआर। डीफेब के तुरंत तुरंत मतलब चंद सेकंडों के अंदर ही सीपीआर स्टार्ट होना है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इसकी प्रोसेस होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब भी आप डीफेब यूज करते हो, जब भी आप डीफेब का यूज करते हो तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन कोट का
ऑक्सीजन would shut off ड्यूरिंग, क्या करते समय, ड्यूरिंग यूजिंग डीएफआर टू प्रिवेंट फायर हजार्ड। कि आपको जो आग लगने का खतरा होता है, करंट से आग लगने का खतरा होता है, उस खतरे को बचाया जा सकता है। फटाफट से आंसर करेंगे। व्हेन एडमिशन द सिंगल रेस्क्यूअर अडल्ट, व्हेन एडमिशन द सिंगल रेस्क्यू अडल्ट सीपीआर, ठीक है, सीपीआर के अंदर एक बंदा है जो कि रेस्क्यूअर है, मतलब कि उसको रेस्क्यू करना चाहता है और बचाना चाहता है, सीपीआर दे रहा है, तो व्हाट इज द ब्रीथ कंप्रेशन रेशो, मतलब कि ब्रेथ और कंप्रेशन का रेशो आपको क्या रहने वाला है, उसके अंदर पूछा गया है। क्या आपका आंसर रहने वाला है कि ब्रीदिंग और कंप्रेशन का रेशो क्या होता है? क्या टू ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशन की आपने 30 कंप्रेशन दिए लेकिन टू ब्रीथ करनी है, एक ब्रीथ करनी है 30 कंप्रेशन दिए हैं, या एक ब्रीथ 50 कंप्रेशन देने हैं, या फिर हम कह सकते हैं टू ब्रीथ या 5 कंप्रेशन देने हैं। देखो 5 का तो कोई रोल नहीं है, फटाफट से आंसर करेंगे क्या आपको रहने वाला है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे दो रेस्क्यूअर हो, आंख बंद करके अगर अडल्ट की बात करी गई है तो आपको आंसर करना है टू ब्रीथ एवरी 30, हम कह सकते हैं कि 30 कंप्रेशन के बाद, मतलब कि 2:30 का रेशियो हो गया है। अगर मैं ब्रीथ कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ब्रीथ कंप्रेशन की बात करता हूँ, तो अगर ये जनरली क्या होता है कि ये उल्टा पूछा जाता है, कि अगर आपसे जनरली उल्टा पूछ ले कि कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो क्या होगा, एक अडल्ट के अंदर दो रेस्क्यूअर हैं, तो आपको क्या करना है, 30:2 करना है, मतलब उल्टा कर देना है आपको, 30 कंप्रेशन आनी है, ब्रीदिंग दो आनी है। देखो, चाहे एक हो चाहे दो हो, रेस्क्यूअर चाहे अडल्ट के अंदर एक हो या चाहे दो हो, आपको क्या करना है, 30:2 का रेशियो मेंटेन करना है। अगर आपको चिल्ड्रन की बात करते हैं, मतलब कि हम चाइल्ड की बात करते हैं या इन्फेंट की बात करते हैं, तो उनके अंदर दो कंडीशंस होती है। तो 30:2 जो होता है वो किसके लिए होता है, हमारे वन रेस्क्यूअर के लिए, ठीक है, और जो 15:2 होता है वो हमारे टू रेस्क्यूअर के लिए। आगे बात समझ में? अरे आई नहीं आई भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। अगर अडल्ट पेशेंट है, चाहे एक आदमी हो चाहे दो आदमी हो, आपको 30:2 ही कंप्रेशन देने हैं, टू ही आपको क्या रखना है, रेशियो रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, the nurse working in an ICU and must aware the ratio of the chest compression, the ventilation to ventilation in the CPR procedure 30:2, क्या आंसर रहने वाला है? मतलब आपका ए आंसर तो ये रहा, 30:2 आंसर है, और देखो 12:1 एंड 1:12 एंड 15:2 क्या रहने वाला है, बताएंगे फटाफट से। देखो, सबसे पहली बात करता हूँ कि एक नर्स है जो कि वर्किंग कर रही है, आईसीयू के अंदर वर्क कर रही है, एंड रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन, मतलब चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो इसके अंदर पूछा गया है, या और वेंटिलेशन ऑफ सीपीआर का पूछा गया है। चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो की बात करी गई है, तो चाहे एक रेस्क्यूअर हो या टू रेस्क्यूअर हो, मैंने आपको क्या बताया, अडल्ट पेशेंट की बात करते हैं, तो जब भी अडल्ट पेशेंट की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, 30:2 ही बताना है। तो 30:2, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन समझ में आ गया होगा। ए 40 years old unconscious patient, ए 40 years old मतलब कि एक 40 साल का बंदा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, बॉट इन द कैजुअलिटी, हमारी इमरजेंसी या कैजुअलिटी के अंदर आया है, फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हिज का ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है, ब्लड प्रेशर एंड एमएमएचजी, एंड व्हाट विल डू फर्स्ट। सबसे पहली चीज, आपके पास एक कोई पेशेंट आता है, आप इमरजेंसी के अंदर पोस्टेड हो और उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बताएंगे। क्या आप उसके एयरवे को प्रोटेक्ट करोगे, स्टार्ट ब्रेसोप्रेसिस करोगे, सीटी स्कैन करवाओगे उसका, या फिर देखो सीटी स्कैन वगैरह हम नहीं करवाने हैं, ब्रेसोप्रेसिस को स्टार्ट हम कर सकते हैं, इन्फ्यूज 2 लीटर क्रिस्टलॉइड, कि 2 लीटर आपको क्रिस्टलॉइड, जब भी हम कह सकते हैं कि अगर हेड इंजरी का पेशेंट है तो नॉर्मल सलाइन लगाना होता है हमें,
डॉक्टर की बिना एडवाइस के कुछ भी आपसे नहीं करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, उसकी एयरवे को पेटेंट कर सकते हैं, एयरवे को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ताकि उसको सांस अच्छे से आ पाए। देखो बीपी इतना कम नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो एक बंदे का अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसका ट्रॉमा पेशेंट हुआ है, कैजुअल्टी के अंदर आया, तो ब्लड लॉस भी हुआ होगा। तो ब्लड लॉस हुआ तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है प्रोटेक्ट एयरवे, एयरवे को प्रोटेक्ट करना। एयरवे को प्रोटेक्ट कर देना क्या होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी मानी जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? पहली प्रायोरिटी क्या थी? आपने एयरवे को प्रोटेक्ट कर देना। आगे बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया, ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? मैंने आपको क्या बताया कि ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया, बताएंगे फटाफट से? तो मैंने आपको बताया कि भैया ये तो जितने भी स्कैन आप करवा रहे हो, सीटी स्कैन करवा रहे हो, डब्ल्यूबीसी करवा रहे हो या सीबीसी करवा रहे हो, ये सारी चीजें बाद में हो सकती हैं। सबसे पहला आपको काम करना है कि बंदे का एयरवे को प्रोटेक्शन करना है, नहीं तो बंदा अगर सांस नहीं लेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब जो कुछ चीजें रहती हैं वो रहती हैं हमारे ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करी गई हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है? चलें? बट ड्रग्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ड्रग्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको ड्रग्स की बात करवाता हूँ कि ड्रग्स कैसी कैसी होती है, सबसे पहली जो ड्रग होती है वो कैसी होती है? एम्यूट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं एड्रीनलिन होती है। कौन सी होती है? एड्रीनलिन। कैसी होती है? एड्रेनालिन होती है। और एड्रेनालिन का कितना यूज करते हैं? 1 mg IV यूज करते हैं। कब करते हैं? और 3 to 5 मिनट्स, मतलब कि 3 to 5 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है? फिर उसके बाद आपको सेकेंड डोज देनी है, 1 mg की सेकेंड डोज आनी है। फिर उसके बाद आपको 3 to 5 मिनट वेट करना है। ठीक है? उसके बाद आपको थर्ड डोज देनी है, जो कि 1 mg की ही होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि आपको अगर काम करना है, अगर आपको काम करना है तो ज़्यादा देर तक नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, कुछ लिमिटेड टाइम तक, ये नहीं कि आप 2-3 घंटे तक सीपीआर दे रहे हो। हालाँकि हम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। क्या कह रहा हूँ बच्चों मैं, कि आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ गाइडलाइन फिक्स होती है कि आपको कब तक सीपीआर देना है। ये थोड़ी है कि आप सीपीआर देने वाले अकेले बंदे हो, आप थक गए हो, आप रेस्टलेस हो गए, आपको सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए उतना ही काम करें जितना आपसे हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली जो दवाई है वो एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन की 3 डोज़ देते हैं। सबसे पहले 1 mg के देते हैं, उसका सेकंड डोज़ देते हैं, 30 से 5 मिनट की देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या मेरी बस बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी? एड्रेनलिन का यूज़ किया। दूसरी बात हम करते हैं एमीट्रॉन की। एमीट्रॉन क्या होती है? 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। एमीट्रॉन की भी हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। 30 mg 3 डोज़ देते हैं। 3 डोज़ देने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहली जो डोज़ होती है 300 mg की होती है। 300 mg की पहली डोज़ देते हैं। दूसरी देते हैं 150 mg की। फिर उसके बाद तीसरी देते हैं 150 mg की। 3 to 5 मिनट्स के गैप में होती है। एड्रेनलिन की बात कर ली और एमीट्रॉन की बात कर ली। हाँ, एक चीज़ बताएँगे मुझे कि आप जब सीपीआर देते हो तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएँगे कमेंट करके कि आप जब भी पेशेंट को सीपीआर देते हो तो सीपीआर के अंदर, जब भी आप सीपीआर देते हो तो सीपीआर के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीपीआर। तो सीपीआर के हम कह सकते हैं कि सीपीआर के बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपने इतना टाइम दिया। अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको घबराना नहीं है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें। आपका 100% जो चीज़ें आपके मन में है वो आपको सॉल्व करी जाएँगी। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें नए लेक्चर, अपडेट लेक्चर्स आपके लिए लाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।